Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने भारतीय न्याय संहिता में फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 122 हम कर चुके हैं। आज हमें सेक्शन 123 से आगे आगे वाले प्रावधान पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये है मेरी रैपिड डिटेल कोर्स की सीरीज, जिसमें मैं तीनों क्रिमिनल लॉज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तीनों नए कानून जो हमारे भारतवर्ष में आए हैं वो पढ़ा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम चालू करते पढ़ना फ्रॉम सेक्शन 123 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए सेक्शन 123 क्या बोलता है, कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन एटसेट्रा। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, और कैसे पहुंचाता है, जहर वगैरह देकर एटसेट्रा, और भी इसी से जुड़ी हुई चीजें वो बॉडी में पढ़ाऊंगा। अब देखिए विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जहर वगैरह देकर, और उसकी इंटेंशन क्या है कि मैं जो जहर दे रहा हूं उससे कुछ इसको चोट पहुंचेगी, इस विक्टिम को, ठीक है। तो देखिए अब सेक्शन 123 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, जो कि है whoever administers to, तो जो कोई भी किसी और के थ्रू किसी को जहर दिलाता है, और causes to be taken by any person any poison, या फिर खुद ही एक व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति जहर दे देता है, ठीक है, और एनी स्टूपिफाइंग, या कोई और स्टूपिफाइंग कोई सब्सटेंस जो कि जहरीली है, इंटॉक्सिकेटिंग, या कोई नशीली चीज पिला देता है, ठीक है, और अनहोलसम ड्रग, या फिर अनहोलसम ड्रग पिला देता है जो कि इतना मतलब जो कि इंटॉक्सिकेशन कर देगा, जैसे वीड वगैरह, हैश वगैरह, ठीक है, अफीम वगैरह ये खिला देता है। देखिए और अदर थिंग विद इंटेंट टू कोज हर्ट टू सच पर्सन, या कोई और अन्य इनसे ही जुड़ी हुई चीजें, जहर से, ठीक है, स्टूपिफाइंग सब्सटेंस से, इंटॉक्सिकेटिंग और अनहोलसम ड्रग से कोई जुड़ी हुई ऐसे ही सब्सटेंस को जुड़ा हुआ उससे मतलब एक व्यक्ति को खिला देता है विद इंटेंट टू कोज हर्ट टू सच पर्सन। और क्या इंटेंशन है, जो व्यक्ति एक व्यक्ति को जहर खिला रहा है, कोई स्टूपिफाइंग या इंटॉक्सिकेशन या अनहोलसम ड्रग खिला रहा है, कि इस व्यक्ति को चोट लगेगी, इस व्यक्ति को मैं चोट पहुंचाऊंगा। और हर्ट का हमने मतलब समझ लिया था सेक्शन 114 में कि हर्ट का मतलब क्या है, बोडली पेन, डिजीज या बोडली इन्फर्मिटी, ठीक है। तो अब देखिए वी और विद इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर इंटेंशन क्या है कि मैं कमिट कर दूंगा, कि मैं घटित कर दूंगा एक व्यक्ति को चोट, और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर मैं ये चीजें एक व्यक्ति को जहर देकर या एक व्यक्ति को इंटॉक्सिकेशन वाली चीज देकर मैं एक व्यक्ति को फैसिलिटेट कर दूं कि वो एक अपराध कर दे। तो देखिए और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज हर्ट, या फिर उसको इंटेंशन नहीं है तो उसको जानकारी है कि मैं जो इसको व्यक्ति को जहर दे रहा हूं, या इसको स्टूपिफाइंग या फिर इंटॉक्सिकेशन दे रहा हूं, या फिर अनहोलसम ड्रग दे रहा हूं, तो इससे इस व्यक्ति को चोट पहुंचेगी, उसको जानकारी की चोट पहुंच भी सकती है, इंटेंशन है कि पहुंच कर ही रहेगी, और नॉलेज है कि चोट पहुंच भी सकती है। अब देखिए shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर जो व्यक्ति एक व्यक्ति को ये पॉइजन दे रहा है, ताकि पॉइजन से वो मरेगा नहीं, पॉइजन से बस उसको चोट पहुंचेगी, ठीक है, स्टूपिफाइंग कोई ड्रग दे रहा है, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग दे रहा है, अनहोलसम ड्रग दे रहा है, इनसे ही जुड़ी हुई कोई चीजें, इनसे ही लाइक मैनर की कोई चीजें दे रहा है, तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और जुर्माना उसको मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 123। तो इसमें मैंने मेंशन किया, क्या देखने को मिला कि इसमें एक व्यक्ति का इंटेंशन भी है, वो इंटेंशन के साथ जहर दे रहा है किसी को, या एक व्यक्ति को जानकारी है कि मैं ये जो जहर दे रहा हूं ना, ये इससे इस व्यक्ति को चोट पहुंचेगी। और चोट की डेफिनेशन हमने परिभाषा सेक्शन 114 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पढ़ी ली थी। तो हम सेक्शन 124 को ओनली मार्क कर लेते हैं, इसमें ड्रग मार्क कर लेते हैं, ड्रग और पॉइजन मार्क कर लेते हैं, जिसमें हमें समझ में आ जाएगा, और इंटेंशन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इंटेंशन मार्क कर लेते हैं, और इसमें वर्ड है जो नॉलेज वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मेंशन या इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 123 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा। अब स्वयं इच्छा से एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को घातक चोट देता है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घातक चोट, ग्रीवियस हर्ट, घातक हानि किससे दे रहा है, बाय यूज ऑफ एसिड, ठीक है, तेजाब का इस्तेमाल करके या एटसेट्रा, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजों का इस्तेमाल करके। अब देखिए सेक्शन 124 का सबसेक्शन 1, whoever causes परमानेंट और पार्शियल डैमेज। तो जो कोई भी कोज, नतीजा कोज कर देता है, मतलब जो कोई भी दे देता है, जो कोई भी व्यक्ति कोज करता है, क्या, परमानेंट, या तो पूर्ण तरीके से मतलब स्थायी, और पार्शियल डैमेज, या फिर पार्शियल डैमेज की वो परमानेंट तो नहीं है, वो टेम्परेरी है, ठीक है, और डिफॉर्मिटी टू, या फिर कोई डिफॉर्मिटी दे देता है जो कोई भी कोज कर देता है एक व्यक्ति, और बर्न्स, या फिर कोई व्यक्ति जला देता है किसी को,
और मेम्स या फिर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के अंग भंग कर देता है, और डिसफिगर्स और डिसेबल या फिर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का डिसफिगर, कोई अंग, कोई शरीर का अंग डिसफिगर, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, और डिसेबल्स या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई एक्ट कर रहा है जिससे दूसरा व्यक्ति डिसेबल अपाहिज हो रहा है। अब देखिए, एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ बॉडी, या तो एक व्यक्ति कोई एक पार्ट पर अटैक कर रहा है तो वो पार्ट परमानेंट या पार्शियल डैमेज हो रहा है, ठीक है। एक पार्ट ही बॉडी का पार्शियल डैमेज हो रहा है, ठीक है। एक पार्ट जो एक अंग है बॉडी का उसको ही डिफॉर्मिटी से जूझना पड़ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का शरीर है जो कि जलाया गया है, या फिर और पार्ट्स ऑफ बॉडी, या बहुत सारे पार्ट्स है, अंग है बॉडी के जो ये सब चीजें जिन पार्ट्स पर की गई है, ठीक है। अब देखिए, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के ऊपर, और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड ऑन, या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है एक व्यक्ति के ऊपर, और किससे? एसिड से, तेजाब से। और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन, या फिर वो खुद तो एक व्यक्ति पर एसिड नहीं फेंक रहा, तेजाब नहीं फेंक रहा है, पर वो व्यक्ति किसी और के थ्रू एक व्यक्ति पर एसिड फेंकवा रहा है, मतलब एडमिनिस्टर कर रहा है सारे प्रोसेस को। अब देखिए, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, या फिर उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन ये है, उसका इरादा यह है कि किसी और एसिड से नहीं, तेजाब से नहीं, तो किसी और अन्य मीन्स से, तरीके से मैं क्या करवाऊंगा, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज सच इंजरी, या फिर उसको नॉलेज है, ठीक है, सेकंड डिग्री ऑफ मेंशन, की उसको जानकारी है कि वो क्या करेगा, वो एक चोट देने वाला है, एक इंजरी देने वाला है। और हर्ट, या फिर वो हर्ट, एक मतलब इंजरी मतलब वो एक जख्म देने वाला है, और हर्ट मतलब चोट देने वाला है। और कॉजेज अ पर्सन टू बी इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, या एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति पर एक ऐसा एक्ट करता है तेजाब फेंक के, या कुछ भी एक्स वाई जेड, जो ये डिसफिगर्स करके, मेम्स करके, बर्न्स करके, ठीक है, या फिर थ्रोइंग एसिड से कुछ ऐसा एक्ट कर दिया है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर, तो जो विक्टिम था, जो सफरर था, उसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, वो परमानेंटली कोमा में चला गया। तो अब देखिए क्या पनिशमेंट मिलेगी। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को, जो एक दूसरे व्यक्ति को जलाता है, ठीक है, जलाया उसने, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अंग भंग कर दिया, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कोई शरीर का पार्ट परमानेंटली डिसेबल कर दिया, अपाहिज कर दिया, ठीक है, ठीक है। और और या तो एक व्यक्ति ने मतलब उसको इंटेंशन थी ये काम करने में, और उसको नॉलेज भी थी कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो ये सब हो सकता है। या फिर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंकवा दिया, एसिड फेंकवाने से क्या हुआ, उसकी इंटेंशन थी और नॉलेज थी कि इस व्यक्ति को इंजरी पहुंचेगी या फिर हर्ट पहुंचेगा, तो उस व्यक्ति को 10 साल की तो कम से कम सजा, 10 साल की तो मिनिमम सजा कटवाई जाएगी, और मैक्सिमम उम्र कैद भी दे सकते हो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी मिल सकती है, ठीक है, एंड विद फाइन, और जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 124 का सबसेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता का। तो इसका हम प्रोवाइजो पढ़ते, देखिए, प्रोवाइड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। अब तो बताया गया है कि जो फाइन लगाया जाएगा एक ऑफेंडर पर, एक अक्यूज पर, एक कन्विक्टेड पर, जब उसको सेक्शन 124 के तहत सजा दे दी जाएगी, तो उसको जो फाइन लगा जाएगा वो सीधा का सीधा इतना होना चाहिए कि विक्टिम के जो खर्चे लगे इलाज में वो उसको पूरे हो जाए, ठीक है। अब देखिए प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फॉर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। तो बताया गया है कोई भी फाइन जो कि एक कन्विक्टेड से वसूला जाएगा सेक्शन 124 के तहत, तो वो सीधा का सीधा विक्टिम को, जिसको चोट लगी, जिसको हानि हुई है, सफरर को, विक्टिम को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 124 का सबसेक्शन 1 के दोनों प्रोवाइजो। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 जो कि बताता है whoever throws, तो जो कोई भी फेंकता है, और attempts to throw, whoever throws, तो जो कोई भी फेंकता है, और attempts to throw acid, या फिर प्रयास करता है एसिड फेंकने का, तेजाब फेंकने का, ऑन एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति पर, और attempts to administer acid to any person, या एक व्यक्ति प्रयास करता है कि एक दूसरा व्यक्ति एक मेरे दुश्मन पर एसिड फेंक दे। तो अब देखिए, और attempts to use any other means, या फिर प्रयास करता है एसिड से ही मिलता जुलता कोई और उपकरण से कुछ अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो देखिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज, और क्या इंटेंशन है एक व्यक्ति की जो एसिड फेंक रहा है, कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैं एसिड फेंक रहा हूँ उसको परमानेंट, ठीक है, और पार्शियल डैमेज पहुंचे, मतलब उसको ऐसा नुकसान पहुंचे कि या तो वो तो परमानेंट रहे या फिर पार्शियल, ठीक है, कुछ समय तक के लिए रहे, ठीक है, और डिफॉर्मिटी, और बर्न्स, या फिर जल जाए वो व्यक्ति, और मेमिंग, या फिर उसका अंग भंग हो जाए उससे, मतलब मैं एसिड फेंकूंगा किसी के हाथ के ऊपर, उसका हाथ इस कदर गल जाएगा, मतलब इस कदर एसिड रिएक्ट करेगा कि डॉक्टर्स को उसका हाथ ही काटना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, डिसफिगर ही हो गया।
और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, जिसकी वजह से एसिड फेंकने की वजह से या एसिड अटेम्प्ट करने की वजह से एक व्यक्ति को ग्रीवियस चोट पहुंची। तो अब देखिए, शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 5 साल से लेके, ठीक है, 5 साल की तो मिनिमम मिलेगी, 5 साल से लेके 7 साल तक की सजा कटवाई जा सकती है और शेल फाइन जुर्माना तो मैंडेटरी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 124 का सबसेक्शन 2 जो कि इंपॉर्टेंट था कि जो एसिड वगैरह फेंकते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंच जाता है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट पहुंच जाता है। ठीक है, और उसकी इंटेंशन थी कि हाँ एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट है, उसको डिसेबिलिटी करनी है इस एसिड की वजह से, तो उस व्यक्ति को 5 साल से लेकर 7 साल की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगवाया जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 124 के सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन 1। देखिए स्पष्टीकरण 1, देखिए फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स, तो इस धारा के मतलब के लिए सेक्शन 124 को समझने के लिए आप एसिड तेजाब का मतलब समझ लीजिए क्या है। एसिड इंक्लूड्स, एसिड में तेजाब में शामिल है एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोरोसिव कैरेक्टर, कोई भी ऐसी धातु जिसका कि एसिडिक, तेजाबिक या फिर कोरोसिव कैरेक्टर है, ठीक है, चरित्र है, और बर्निंग नेचर या फिर एक ऐसा नेचर है, एक ऐसी श्रेणी का वो सब्सटेंस जो कि जला देता है, दैट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लीडिंग टू स्कार्स, और वो जो सब्सटेंस है वो कैपेबल है, वो सक्षम है कि अगर वो सब्सटेंस, वो एसिडिक सब्सटेंस, वो कोरोसिव सब्सटेंस एक व्यक्ति द्वारा फेंका गया, ठीक है, और एक व्यक्ति के ऊपर वो गिर गया, तो उसको क्या होगा, वो कैपेबल है, वो सब्सटेंस की वो सक्षम है कि वो बॉडली इंजरी, शारीरिक हानि पहुंचा दे। ठीक है, लीडिंग टू स्कार्स, और वो शारीरिक हानि क्या लीड करे, वो स्कार्स दे देगी, मतलब निशान दे देगी। ठीक है, बद्दे से ये काले काले निशान दे देगी। और डिसफिगरमेंट, या फिर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर एसिड फेंका, और एसिड क्या है भाई, सब्सटेंस है जो कोरोसिव भी है और एसिडिक नेचर की है, तो उस सब्सटेंस से डिसफिगरमेंट होगी एक व्यक्ति के कोई बॉडी पार्ट की, और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी, या फिर अस्थायी रूप से कोई डिसेबिलिटी, अपाहिजता हो गई, या फिर परमानेंटली कोई डिसेबिलिटी होगी, तो वो सब्सटेंस एसिड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 124 का एक्सप्लेनेशन 1। हम पढ़ेंगे सेक्शन 124 का एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2, जो कि बताता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल नॉट रिक्वायर टू बी इरिवर्सिबल। तो ये बताया गया इस सेक्शन 124 को समझने के लिए, समझ लीजिए कि एक जो परमानेंट नुकसान पहुंचाया गया था एसिड वगैरह फेंक कर, ठीक है, बर्न कर या कुछ कर, या फिर कोई पार्शियल नुकसान पहुंचाया गया था एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की बॉडी पर, ठीक है, और डिफॉर्मिटी, ठीक है, और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, या एक व्यक्ति ने पहले तो दूसरे व्यक्ति पर नुकसान पहुंचाया एसिड वगैरह फेंक कर, जला बर्न्स वगैरह से, मेम्स करके, डिसफिगरमेंट करके, तो वो व्यक्ति परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब कोमा में चला गया। अब वो व्यक्ति रिवर्स, मतलब अब वो व्यक्ति क्या हो गया, दोबारा सही हो गया। तो यही कह रखा है, वो भी वही है, वो भी माना जाएगा कि क्या माना जाएगा, स्टेट शैल नॉट रिक्वायर टू बी इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये मत मानना कि अगर वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया तो सेक्शन 124 का चार्ज हट जाएगा और दूसरे प्रावधानों का चार्ज लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कभी भी गया है ना, आपने एक एक्ट किया, उस व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंका, मतलब एक ऑफेंडर ने एक एक्ट किया, एक व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंका, उसको जलाया, या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा एक्ट किया इंटेंशन के साथ कि इस व्यक्ति को बॉडली इंजरी पहुंचेगी। ठीक है, और एसिड के साथ सबसेक्शन 2 में एसिड के साथ एक अटेम्प्ट किया, या फिर एसिड फेंकवा दिया, या फिर खुद फेंक दिया, ठीक है, कि इस व्यक्ति को इंटेंशन के साथ ग्रीवियस इंजरी, ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति अगर, जो विक्टिम है, वो व्यक्ति अगर वेजिटेटिव स्टेट में कोमा में चला जाता है और थोड़े दिनों बाद वो होश में आ जाता है, या फिर अपना मतलब रेगुलर परसूट्स में फॉलो करने लग जाता है, तो ये सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 यही क्लियर कर रही है कि अब ये मत मानना कि दूसरा प्रावधान आपको दूसरा चार्ज लगेगा, नहीं, वही चार्ज बना रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये था, मतलब आपके ऊपर क्या, ऑफेंडर के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 124 की दोनों एक्सप्लेनेशन, और इसके मैंने दोनों सबसेक्शन पढ़ाए। ठीक है, तो सेक्शन 124 में आप मार्क कर लीजिए, क्या मार्क करोगे, whoever causes permanent or partial damage or deformity, burns any part of the body hurt by acid, throwing acid or administering acid। एक सेकंड रुकिए, इंटेंशन मार्क कर लीजिए, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेट मार्क कर लीजिए, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मार्क कर लीजिए, और सबसेक्शन 2 में थ्रोज और वॉलंटरी थ्रोज एसिड टू एनी पर्सन मार्क कर लीजिए। ठीक है, एसिड किसी भी व्यक्ति पर फेंकवाया जा सकता है, जरूरी नहीं है वुमेन के ऊपर एसिड फेंकवाया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 124 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब एक व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट किया कि उस एक्ट से दूसरे व्यक्ति की जान पर बात बनी आई। ठीक है,
तो वो सेक्शन 125 का अपराध बनेगा। अब देखिए सेक्शन 125 की बॉडी में पढ़ रहा हूं, देखिए whoever does any act so rashly or negligently, तो जो कोई भी एक व्यक्ति ने एक एक्ट किया और उस व्यक्ति ने वो एक्ट कैसे किया, इतना रैशली मतलब इतनी इतनी लापरवाही पूर्वक, मतलब इतनी रैशली मतलब इतनी खराब तरीके से, और नेग्लिजेंटली या फिर इतनी लापरवाही पूर्वक, ठीक है, एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, कि उस एक्ट की वजह से जो रैशली और नेग्लिजेंटली हुआ है एक व्यक्ति की जान भी जा सकती थी, ठीक है, और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, या फिर दूसरों की सुरक्षा पर बात भी बन सकती थी उस एक्ट के कारण। अब देखिए shall be punished with imprisonment of either district for a term which shall not which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 2500 rupees, और with both, but तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 3 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है, और जुर्माना भी लगा जा सकता है, कितना, 2500 रुपए, और दोनों 3 महीने तक की जेल भी और जुर्माना भी 2500 रुपए, ठीक है। बट परंतु देखिए, परंतु क्या, अगर ये वाली चीजें की तो अलग मिलेगी। देखिए ए, where hurt is caused shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months। अगर एक व्यक्ति ने कोई एक्ट किया था और वो एक्ट इतना रैशली और नेग्लिजेंटली किया था, तो जिसकी वजह से एक दूसरे व्यक्ति को जान से मतलब हाथ धोना पड़ सकता था, पर उसकी जान गई नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, तो अगर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर एक्ट किया था, मतलब जिसके ऊपर एक्ट किया था, एक व्यक्ति ने कोई रैशली और नेग्लिजेंटली एक्ट किया था जिसकी वजह से एक दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती थी या किसी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा पर बात बन सकती थी, तो उसको अगर विक्टिम को, जो विक्टिम है उसको चोट लग गई ना, तो अब देखिए तो कितनी सजा कटवाई जाएगी एक्यूज्ड को, ऑफेंडर को, विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। तो ऐसा करने पर अगर चोट पहुंची ना विक्टिम को, ठीक है, एक एक्ट से जो रैशली और नेग्लिजेंटली करा गया है, तो ऐसा करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 5000 रुपए जुर्माना भी दिया जा सकता है ऑफेंडर द्वारा। बी, वेयर ग्रीवियस हर्ट इज कॉज्ड, जहां एक व्यक्ति ने एक्ट किया और जिससे दूसरे विक्टिम को, मतलब रैशली और नेग्लिजेंटली एक ऑफेंडर ने एक्ट किया और विक्टिम को ग्रीवियस चोट, घातक हानि लगी, तो अब देखिए सजा डिफरेंट मिलेगी। शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। तो एक व्यक्ति ने एक एक्ट किया और वो एक्ट उसने रैशली और नेग्लिजेंटली किया, तो जिसकी वजह से एक दूसरे व्यक्ति को, मतलब उसकी जान भी जा सकती थी और या फिर उसकी पर्सनल सुरक्षा पर बात बन सकती थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने एक्ट किया, तो उसमें उस एक्ट में जो विक्टिम था उसको ग्रीवियस चोट पहुंच गई, तो ऐसे पे उस ऑफेंडर को 3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है 10,000 रुपए तक का, या फिर दोनों, 3 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 125, तो ये था हमारा सेक्शन 125 ऑफ दी BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सीधा का सीधा कनेक्ट होता है एक और प्रोविजन के साथ, वो पढ़ाऊंगा। तो इसमें भी हमारी मेंसरिया की डिग्री आती है, कौन सी मेंसरिया की डिग्री आती है, रैकलेसनेस, ठीक है, रैकलेसनेस इसमें हमें देखने के लिए मिलती है। और रैकलेसनेस का मतलब क्या है भाई, इनडिफरेंट एटीट्यूड, आप लिख लीजिए इनडिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है। तो इसमें मेनली, तो इसमें सेक्शन 125 में मेनली एग्जांपल लिख लीजिए आप, कि जो एक कार एक्सीडेंट केसेस होते हैं ना, जो एक कार एक्सीडेंट केसेस होते हैं, तो उन कार एक्सीडेंट केसेस में मेनली पुलिस वाले सेक्शन 125 की FIR लॉन्च करते हैं, ठीक है, और ये विभिन्न धाराओं में लॉन्च करते हैं, ठीक है, और भी इससे मिलती जुलती और भी धाराएं उसमें लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 125। तो इसमें हम रैशली और नेग्लिजेंटली को मार्क कर लेंगे, ठीक है, और एंडेंजर ह्यूमन लाइफ को मार्क कर लेंगे और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है। और ये विभिन्न तरह की हर्ट, अगर हर्ट पहुंचाया तो इतनी सजा मिलेगी और ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया तो इतनी सजा मिलेगी, ये भी मार्क कर लेते, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 125 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था मतलब समझने के लिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि बताता है, जो कि हमारा भारतीय न्याय संहिता का, हमारा ये कौन सा वाला चैप्टर चल रहा है, शायद एक सेकंड रुकिए, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, हाँ ये हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब हम ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट मार्जिन नोट पढ़ेंगे, जो कि बताता है ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। अब गलत तरीके से एक व्यक्ति को मतलब रिस्ट्रेंट किया गया और गलत तरीके से एक व्यक्ति को बंधक बना लिया गया, तो अब हम वो वाले अपराध पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 126, ठीक है, 127, ठीक है, और हाँ 126 और 127 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे अब, तो हम इसमें लिख लेते हैं 126 और 127, दो ही धाराओं में, 126 में तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बता दिया और 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बता दी, ठीक है। तो अब देखिए हम अब पढ़ेंगे सेक्शन 126 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब एक गलत तरीके से
गलत तरीके से रिस्ट्रेंट करना क्या होता है, तो अब हम वो पढ़ेंगे सेक्शन 126 में। अब देखिए सब सेक्शन 1, पानी पी लेता हूं मैं, एक सेकेंड रुकिए, पानी डाल लेता हूं बोतल से यारो। चलो भाई लोग अब पढ़ते हैं सेक्शन 126 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है वो हम 126 से पढ़ेंगे। देखिए सब सेक्शन 1, whoever voluntarily obstructs any person, तो जो कोई भी जानबूझकर स्वयं इच्छा से क्या करता है, एक पर्सन को, एक दूसरे व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मतलब उसको रोकता है, ठीक है, उसके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब उसको उसके उसके रास्ते में बाधा बनता है। अब देखिए सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, और वो ऑब्स्ट्रक्शन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, बाधा बन रहा है, कि जो दूसरा व्यक्ति रोका गया, जो कि जिसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, वो व्यक्ति एक डायरेक्शन में, एक दिशा में ना जा पाए, ठीक है। इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड, और जिस व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, कि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया गया है, उसको रोक लिया गया है, ताकि वो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में उसके जाने का अधिकार है उस दिशा में वो जा ना पाए, ठीक है। अब देखिए इस सेड रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन, तो अब तो कहा जाएगा कि अब जिस व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को उसका रास्ता रोक लिया है, तो माना जाएगा कि दूसरे व्यक्ति ने, जिसने रास्ता रोका है ना, जिसने ऑब्स्ट्रक्शन की है, ठीक है, तो उसने रॉन्गफुली रिस्ट्रेंड कर लिया उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये हमारी सेक्शन 126 में सब सेक्शन 1 का परिभाषा बता रहा है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता क्या है। एग्जांपल दूं भाई, हम मान के चलिए एक गांव है, चलो हमारे गांव मान के चलिए, हमारा गांव है कादीपुर, गुड़गांव में, ठीक है, गुरुग्राम में कादीपुर विलेज है, तो उसमें मान के चलिए फॉर एग्जांपल 20 गली है, तो 20 गलियां हैं, ठीक है। तो क्या होता है अब भाई गांव में तो मतलब गली वाइज मतलब अलग अलग समुदाय के और अलग अलग कास्टिस के लोग रहते हैं। तो मान के चलीजिए एक कास्ट का व्यक्ति एक दूसरे कास्ट, मतलब एक व्यक्ति जो कि मान के चलिए जनरल कैटेगरी का है, इसमें वैसे रिलीजन का कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है। चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, चलो मान के चलते हैं अब मैं मोहित एक गली में से जा रहा है, ठीक है, और उस गली में मतलब ऐसे कोई व्यक्ति रहते हैं जो कि नोटोरियस है, तो वो क्या करते हैं, मेरे को रोक लेते हैं वहां, मेरे को कुछ बोलते नहीं है, बस वहां रोक लेते हैं और कहते हैं कि इस गली से तेरे को नहीं जाना, आगे तू घूम के जा दूसरी गली से और फिर तू कहीं भी चला जा, पर इस जहां हमने कदम रख दिया, जहां हमने तेरे को रोका है, उससे आगे तू एक कदम भी नहीं रख सकता, ठीक है। मतलब मैं जाना चाहता था भाई, मान के चलिए नॉर्थ दिशा में, ठीक है, वो गली मान के चलिए वो डायरेक्शन नॉर्थ बन रही है, तो वो व्यक्ति जो नोटोरियस से हैं उस गली के, वो मेरे आगे आ जाते हैं, बोलते हैं तेरे को नहीं जाना आगे, ठीक है, जाएगा तो तेरे को दिखाएंगे हम कि हम क्या कर सकते, तेरे को तारे दिखाएंगे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं पिछली गली से चला जाता हूँ, तो मैं पिछली गली से जाने के बोल तो देता हूँ उन्हें, फिर मैं सीधा पिछली गली में जाता हूँ, मैं सीधा पुलिस थाने में चला जाता हूँ और बोलता हूँ सर मैं एक गली में से जा रहा था और उस गली में से मेरे को फलानी जगह जाना था, पर एक व्यक्ति जो कि मेरे को नाम नहीं पता उसका, उस व्यक्ति ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे को बोला इस गली से नहीं जाना, और ठीक है, और वो गली पब्लिक गली थी, वो उसकी प्राइवेट गली नहीं थी, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो तुरंत कौन सा ऑफेंस कर दिया उस व्यक्ति ने, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस कर दिया। तो क्या मैं जिस गली में से जा रहा था, क्या मेरा अधिकार नहीं है उस गली में से बाईपास करने का, मतलब उसको क्रॉस करने का? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो उस व्यक्ति ने, जिसने मेरे को रोका था, उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का अपराध कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सेप्शन भी है कि जब अब अगर ये एक्सेप्शन में फॉल कर गया एक एक्ट, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं बनेगा। अब देखिए एक्सेप्शन, the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section। तो बता रहा है भाई, अब मेरी कोई प्राइवेट जमीन है, अब उस पे मैंने तारबंदी कर दी, और एक व्यक्ति आया अपनी गाड़ी को उसी प्राइवेट जमीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे वो मेरी गाड़ी में मेरे उस व्यक्ति ने गाड़ी जैसे मेरी जमीन से मतलब निकालने की कोशिश करी, तो तुरंत वो तो वैसे तो ट्रेसपासी बनेगा, लेकिन क्या, तो ये अब ये वो नहीं कह सकता, वो प्राइवेट व्यक्ति जो एक व्यक्ति मेरी जमीन से गुजरने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको रोक सकता हूँ कि भाई नहीं, यहाँ तेरी कोई राइट नहीं है, तो इस जमीन में नहीं जा सकता, इस जमीन से क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है,
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वे है ये, ठीक है, ओवर लैंड और वाटर, ठीक है। अगर एक व्यक्ति की प्राइवेट वे, प्राइवेट मतलब कोई प्राइवेट रास्ता है या कोई प्राइवेट जमीन है, वे में वही रास्ते भी आ जाते हैं, ठीक है, कोई प्राइवेट रास्ता, कोई प्राइवेट जमीन उमीन, ये बहुत सारी जो किले उल्ले आ जाते हैं, ठीक है, और वाटर। तो एक व्यक्ति ने कोई मान के चलो, कोई भाई अपनी जमीन में कोई वाटर का मतलब वो बना रखा है, एक पॉन्ड टाइप कोई बना रखा है, वो फिशरी की वो करता है, अगर फिशरी की फिशरी फिशिंग लाइन में, और वो मच्छी उच्छी मतलब बड़ी करता है और बेच देता है। तो अब एक व्यक्ति जो कि आ रहा है, जो कि अब अपने आप को विक्टिम बताएगा कि, तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति के पॉन्ड में छलांग मार देता है और उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने की सोचता होता है। तो भाई उसको, जिसका वो पॉन्ड है ना, उसको रोक सकता है क्या, कि भाई तू इसमें कूदा क्यों, ये तेरा पब्लिक वे नहीं है, प्राइवेट वाटर है, ठीक है, तो वो रोक सकता है। तो अब वो जो व्यक्ति कूदा था पॉन्ड में और वो क्रॉस करने की कोशिश करता है, वो थाने में जाके कंप्लेंट तो बेशक से करवा देगा, पर लेकिन जब ट्रायल चलेगी, जिस व्यक्ति की जिसका वो पॉन्ड था, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका उसका एक्ट सेक्शन 126 की एक्सेप्शन में फॉल कर गया था, ठीक है, कि प्राइवेट वे और प्राइवेट वाटर है ना, तो अगर उसमें से कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई कोई जो विक्टिम बनेगा अभी, जो एफआईआर करवाएगा जाके, तो उसको हम रोक सकते हैं कि भाई ये तेरा तेरा इसमें कोई भी तेरा राइट नहीं है, तो इस जमीन से होकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट प्राइवेट वे है, ठीक है। और मान के चलिए जे एक व्यक्ति को लग रहा है कि ये प्राइवेट वे है, मान के चलिए मेरा कोई सर्वेंट है, उसको लग रहा है कि ये मोहित साहब की जमीन है और भाई ये प्राइवेट वे है, उसको ये लग रहा है, ठीक है, और एक्चुअली में वो व्यक्ति, एक जो मेरा सर्वेंट होता है, वो दूसरे व्यक्ति को एक को रोक देता है कि नहीं तेरे को यहाँ से नहीं जाना, ये तो भाई मेरे साहब की जमीन है, ठीक है। तो और हालांकि एक्चुअली में वो मेरी जमीन थी नहीं पता उसने क्यों रोका। तो अब क्या होगा, लेकिन उसने, जो मेरा सर्वेंट था, उसने अच्छे विश्वास में यह समझा कि वो मोहित की जमीन है, तो मैं इस व्यक्ति को इससे क्रॉस नहीं होने दूंगा, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा, तो उसको रोक के किसी और से जाने देता है वो। तो अब क्या होता है, तो जो मेरा सर्वेंट है ना, उसके ऊपर भी एफआईआर तो होगी, पर ट्रायल में उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी ये एक्ट सेक्शन 126 की एक्सेप्शन में फॉल कर गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 126 सबसेक्शन 1, ठीक है, और मैंने इसकी एक्सेप्शन पढ़ाई। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, देखिए, ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलोंग विद जेड हैज अ राइट टू पास। अब ए एक रास्ते को रोक लेता है, ठीक है, एक रास्ते को रोक लेता है, और जिस रास्ते को पास करने की जेड की राइट थी, मतलब मान के चल लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपनी गली में भंडारा कर देता है और गली को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आ रहा है उस गली से, भाई गाड़ी में उसको कहीं जाना होगा उस गली से, अब भाई वो जेड जा नहीं पा रहा, तो यही करा उसने, ए ने भंडारा कर दिया अपने घर के बाहर और पूरी गली को रोक दिया। अब जेड भाई जा नहीं सकता अपनी गाड़ी से। अब देखिए, ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज राइट टू स्टॉप द पाथ। तो ए नहीं है, ये अच्छे विश्वास से भी नहीं सोचा, ये अच्छे विश्वास से भी ए का यकीन नहीं था कि उसके पास कोई अधिकार, उसको पता था, ए को पता था कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं गली को रोकूं, उसको पता था ये कि भाई नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं गली को रोकूं, क्योंकि गली तो भाई पब्लिक वे। अब देखिए, जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जेड। तो अब जेड को रोक लिया गया है कि उस गली से वो नहीं जा सकता, ए ने रोका है, ठीक है, और ए को स्पेशली ये नहीं पता था कि जेड इस गली से पास करेगा, कोई भी अन्य पर्सन करेंगे। तो यहाँ ए ने कौन सा अपराध कर दिया, ए ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर लिया जेड को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 126 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता का सबसेक्शन 1, जो ये परिभाषा दे रहा था रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, ठीक है। तो हम सेक्शन 126 के सबसेक्शन 1 में मार्क कर लेते हैं प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, और वॉलंटरली मार्क कर लेते हैं। तो वॉलंटरली में तीनों डिग्री ऑफ मेंसरी आ जाती है, क्या, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 126 का सबसेक्शन 2, जो कि wrongful restraint की पनिशमेंट देता है। अब देखिए, whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो जो कोई भी गलत तरीके से रिस्ट्रेंट, एक व्यक्ति को रिस्ट्रेंट कर लेता है, मतलब जहां एक व्यक्ति की राइट थी जाने की, वो वहां उसको जाने नहीं दे रहा, उसको रिस्ट्रेंट कर लेता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जिसने रिस्ट्रेंट किया, उसको 1 महीने तक की जेल कटवाई जा सकती है, और उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, कितना, 5,000 रुपए तक का, ठीक है, या फिर दोनों, मतलब 1 महीने तक की जेल भी और जुर्माना भी 5,000 रुपए तक का, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 126 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको पढ़ाया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ठीक है। सजा तो इसमें आईपीसी वाली है, कोई भी चेंज नहीं किया गया सजा में, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की आईपीसी में भी यही सजा थी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, जो कि बताता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब ये भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होती है, ये बहुत जरूरी सेक्शन है, ठीक है, सॉरी। तो गलत तरीके से कन्फाइन, बंधक बना लिया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को। तो अब देखिए सेक्शन 127 का अपराध बनेगा। अब देखिए क्या बनेगा,
सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1 देखिए, whoever wrongfully restrains any person, तो जो कोई भी गलत तरीके से एक व्यक्ति को रिस्ट्रेंट कर लेता है, तो मतलब हमने अभी रिस्ट्रेंट पढ़ा सेक्शन 126 में कि रिस्ट्रेंट क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति की राइट थी एक रास्ते पे क्रॉस करने की और एक व्यक्ति ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, और तो ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया तो वो व्यक्ति आगे नहीं जा पा रहा, तो उसने रिस्ट्रेंट कर लिया, ठीक है, तो उसने रिस्ट्रेंट कर लिया। तो अब सेक्शन 127 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, whoever wrongfully restrains any person, तो जो कोई भी गलत तरीके से रिस्ट्रेंट मतलब एक व्यक्ति को आगे नहीं जाने दे रहा, उसको वहीं रोक दे रहा है। अब देखिए, इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिस्ट्रेंट कर रहा है, और रिस्ट्रेंट भी इस हालत से कर रहा है कि इस तरीके से कर रहा है एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन, कि जो व्यक्ति रिस्ट्रेंट हुआ पड़ा है ना, जो व्यक्ति अब मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस व्यक्ति को रिस्ट्रेंट ऐसी तरीके से किया गया है फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, कि वो व्यक्ति जिसको रिस्ट्रेंट करा गया है वो कुछ दायरे के अंदर ही बंद होकर रह गया है। मतलब रिस्ट्रेंट ऐसी हुई है कि अब जो व्यक्ति बीच में फंसा हुआ है वो कुछ दायरे के अंदर रह गया है, मतलब वो नॉर्थ भी थोड़ा बहुत जा सकता है, 10-15 कदम आगे भी जा सकता है, 10-15 कदम बाएं भी जा सकता है, 10-15 कदम दाएं भी जा सकता है, 10-15 कदम बैकवर्ड भी जा सकता है, पर वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट उन 15 कदम के आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको रिस्ट्रेंट कर रखा है। अब देखिए, इस सेड रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन, तो अब कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, मतलब गलत तरीके से उसको बंधक बना लिया, ठीक है, तो ये होता है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की परिभाषा, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड है ये सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, तो ये हमारा इसमें मेन एसेंशियल वर्ड है, बियॉन्ड सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। अब क्या होता है भाई, मान के चलिए मैं एक होटल के कमरे में हूं, मैंने एक ताज होटल में मुंबई में एक कमरा बुक करा था, मान के चलिए, ठीक है। तो क्या होता है अब मेरे रूम की घंटी बजती है, ठीक है, तो कोई आता है मतलब मान के चलिए कोई ताज होटल में भाई कोई गैंगस्टर रह रहा होगा, ठीक है, कोई गैंगस्टर रह रहा होगा, ठीक है, तो वो गैंगस्टर सभी जो भी रूम वाले उससे वसूली करने आ गया, यूं ही उसका शौक होगा भाई ताज होटल में जो भी रहता है उससे मैं 5,000 रुपए लेके आता हूँ। तो क्या था, मेरे भी रूम की घंटी बजती है क्योंकि ताज होटल में भाई सारे बढ़िया लोग रहते हैं, तो वो गैंगस्टर चलाता था कि 5,000 रुपए सबसे वसूल करके आता हूँ, अच्छी बोनी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो वो गैंगस्टर मेरे रूम की घंटी बजाता है, मैं रूम खोलता हूँ, वो कहता है भाई मैं लल्लू गैंगस्टर हूँ, तो कहता है मेरे को 5,000 रुपए दो। मैं कह रहा क्यों, कह रहा कि ये तो मेरा वो है, ये तो मेरा टैक्स है जो भी ताज होटल में रहता है मुंबई वाले में, मैं सबसे 5,000 रुपए वसूल करता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं दे रहा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो क्या हुआ, वो मेरा जो 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 वगैरह बुला ले। फिर मैं बोला ठीक है भाई अभी फोन करता हूँ, तो उसने जो मेरा रूम की जो लैंडलाइन थी उसको कट कर दिया, ठीक है, और क्या बोला कि तू अब बाहर निकल के दिखा। उस गैंगस्टर ने, लल्लू गैंगस्टर ने मेरे को बोला कि अब तू इस ताज होटल के कमरे से बाहर निकल के दिखा। और क्या किया, और अब इसमें क्या किया, जैसे तू बाहर निकल के दिखा और मेरे बाहर लोग बैठे तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। तो अब क्या किया, अब वो मेरे को ये चुनौती देके चला गया। अब क्या हुआ भाई, मैं कमरे के अंदर बिल्कुल सहमा हुआ डरा हुआ बैठा हूं, मैं सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में कैद हो गया हूं। अब तो जैसे ही मैं उस रूम में, उसने मेरे को बोला ना कि तू बाहर निकल के दिखा, तो मैं उस रूम में, अब मैं बोला कि भाई नहीं, मैं तो ठीक है, तो मैंने रूम बंद करा और मैं अपने बेड पे बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसके जो गैंगस्टर लल्लू गैंगस्टर रहता है उसके व्यक्ति तो बाहर बैठे हैं, अब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी धुलाई होगी। तो अब मेरे को क्या कर लिया, मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया। तो क्या मेरे को एक जगह पर बांध कर एक वार्डरोब में बंद कर दिया है, ठीक है, क्या वार्डरोब में बंद कर दिया है, नहीं, मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया मेरे ही कमरे में। तो मेरे कमरे की सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स कहाँ है भाई, मेरी बालकनी में मैं जा सकता हूँ, ठीक है, मैं अपने जो कमरे का गेट है उससे बाहर जाके पूरे जो वर्ल्ड है, जो बाहर की दुनिया, उसको एंजॉय कर सकता हूँ। पर वो मेरी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में ही मेरे को कैद कर दिया, ठीक है, कि तुम इस हद को पार नहीं कर सकते, अगर करोगे ना तो तुम्हारा कुछ हम करेंगे। तो यही होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो हर एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से ही बनता है, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा, मतलब एक व्यक्ति को ऑब्स्ट्रक्ट करा जाएगा कि वो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में जाने की उसकी अधिकार है वहां ना जा सके, और फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से ऐसे में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बनेगा, ठीक है, कि सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट कर दिया तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये था सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1, जो कि मैंने आपको बताया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होती है विद एग्जांपल। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, देखिए उससे हमें और समझ में आ जाएगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक्चुअल में होती क्या है। अब देखिए ए,
ए causes Z to go within a walled space, तो A नतीजा क्रिएट करता है, A Z को मजबूर कर देता है कि Z कहां जाए, टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस, एक ऐसी जगह पर जाए जो कि आगे से बंद है, जो कि आगे से जिसमें दीवार है। अब देखिए, एंड लॉक्स Z इन, और उस वॉल्ड स्पेस में मतलब आगे, मतलब ए बोल रहा है जेड को, ए जेड को मजबूर कर रहा है कि जेड तू कमरे में जा, और भाई वो कमरा आगे से दीवार है और बाहर से ए क्या कर देता है, जो 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 बाहर से उसका दरवाजा उसको लॉक कर देता है। तो देखिए, Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribed line of wall, तो अब Z को रोक दिया गया है ए के द्वारा कि वो अब जो भाई जो वॉल की लाइन है, वॉल दीवारी उसके आ गई, तो उसको कैसे वो करेगा, क्रॉस करेगा, और आगे से उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो अब देखिए, ए रोंगफुली कन्फाइन जेड, तो यहाँ ए ने गलत तरीके से बंधक बना लिया जेड को, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलस्ट्रेशन है, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि रोंगफुल रिस्ट्रेंट से ही रोंगफुल कन्फाइनमेंट मतलब बन के आता है। अब रोंगफुल रिस्ट्रेंट तो भाई इसमें मतलब रोंगफुल रिस्ट्रेंट से रोंगफुल कन्फाइनमेंट बनता है। यहाँ हमारे एग्जांपल में इलस्ट्रेशन ए में ए ने जेड को मजबूर कर दिया कि जेड तू इस कमरे में चला जा, और वो कमरा में भाई पूरी तरफ चारों की तरफ तीनों तरफ दीवारी दीवार, चारों तरफ दीवारी दीवार है, और जैसे जेड कमरे में गया, ए ने बाहर से भाई दरवाजा जो डोर है उसको लॉक कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, तो उस कमरे में रहते हुए ए जो जिसको कि कमरे में भेजा गया, मजबूर किया गया जेड के द्वारा कि तो कमरे में जा, ठीक है, तो ए उस कमरे में भाई 2-4 कदम 5-7 कदम दिशा में तो बढ़ सकता है, लेकिन क्या वो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। तो यहाँ ए ने जेड को क्या किया, गलत तरीके से बंधक बना लिया, रोंगफुल कन्फाइन कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन ए। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन बी। A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. तो वही A ने क्या किया, एक व्यक्ति है A, उसने क्या किया, अपने अपने ए ने क्या किया, एक व्यक्ति Z है जिसको वो बंधक बनाना चाहता है। A ने क्या किया, अब उस जिस बिल्डिंग में Z रहता है उस बिल्डिंग के चारों तरफ अपने हथियारबंद बंदे, अपने गैंग मेंबर्स खड़े कर दिए, ठीक है। और देखिए, और एंड टेल जेड, और ए ने फोन करके जेड को बोला कि अब तू अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलेगा तो मेरे हथियारबंद बंदे तेरे को भून के रख देंगे। देखिए क्या कहा, एंड टेल जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग, और ए ने जेड को क्या कहा कि जो मेरे गैंग मेंबर्स है, जो मेरे हथियारबंद बंदे हैं, जो कि आर्म्स, जो कि गोली हथियारों से बंदूकों से लैस है, और तेरी बिल्डिंग के आसपास बिल्कुल चौकन्नू खड़े हैं, अब तू प्रयास भी करेगा ना जेड बाहर निकलने का उस बिल्डिंग से, तो मेरे बंदे, ए बोलता है जेड को कि मेरे बंदे तेरे को गोली मार देंगे। तो अब देखिए, ए रोंगफुली कन्फाइन जेड, तो क्या, तो जेड यह ए की बात सुनकर क्या जेड हिम्मत करेगा कि वो बिल्डिंग से बाहर चले जाए, वो बिल्डिंग में रहते हुए भी कन्फाइन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी भी कन्फाइनमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग में रहते हुए ही कन्फाइन हो गया, कौन, जेड, ठीक है। तो ये होती है हमारी रोंगफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1, ठीक है। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। तो आज वाली वीडियो में हम सेक्शन 127 ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि थोड़ा और अभी लेंथी सेक्शन है, अभी इतने में खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो इसमें पूरे सबसेक्शन 8 तक है, 8 प्रावधान हो रहा है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 127 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both, ठीक है। तो जो कोई भी एक व्यक्ति को wrongfully confine कर लेता है तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है 5,000 रुपए, या फिर दोनों, एक साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 में रोंगफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट दे रखी, तो हम बस ओनली पनिशमेंट को मार्क कर लेते, ठीक है, और इसके जुर्माने के प्राइस को, प्राइस कह रहा हूं, जुर्माने को मार्क कर लेगी, 5,000 जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 2। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3, जो कि बताता है whoever wrongfully confines any person for 3 days, तो जो कोई भी गलत तरीके से बंधक बना लेता है एक दूसरे व्यक्ति को, और बंधक 3 दिन तक बना लेता है, अब देखिए, और मोर, तो 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा बना लेता है, तो देखिए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 10,000 rupees, or with both। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बंधक बना लेता है, रोंगफुली कन्फाइन कर लेता है, और 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा के लिए कर लेता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने रोंगफुल कन्फाइन किया ना एक व्यक्ति को, उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, या फिर दोनों 3 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3। तो हम इसमें ओनली मार्क कर लेते हैं 3 डेज और मोर, ठीक है, 3 डेज और मोर, और इसमें पनिशमेंट मार्क कर लेते हैं, इसमें पनिशमेंट 3 ईयर्स है, ठीक है, और जुर्माना मार्क कर लेते हैं। अब सबसेक्शन 4, whoever wrongfully confines any person for 10 days or more,
तो अब जो हमारे सबसेक्शन 3 में थे तो 3 दिन से लेके 9 दिन की कन्फाइनमेंट थी, वो तभी 3 साल की कटवाई जा रही थी, ठीक है। पर अब सबसेक्शन 4 में साफ साफ देखने को मिल रहा है क्या, whoever wrongfully confines any person for 10 days or more, तो जो कोई भी गलत तरीके से बंधक बना लेता है एक दूसरे व्यक्ति को और 10 दिन या 10 दिनों से ज्यादा के लिए, तो अब देखिए shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 10,000 rupees। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया और 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए कर लिया, तो ऐसे करने पर उस ऑफेंडर को, जिसने एक व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन किया, उसको 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा कितना, कम से कम 10,000 तो लगेगा, उसके ऊपर कितना भी लग सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 127 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 5 जो कि बताता है whoever keeps any person in wrongful confinement, तो जो कोई भी एक व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बना दे, मतलब wrongful confinement में रखता है, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, और एक व्यक्ति जो wrongful confinement में दूसरे व्यक्ति को रखता है उसको जानकारी है कि एक रिट, एक ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट इशू हो चुका है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तो अब देखिए shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जिसने एक व्यक्ति को wrongful confine कर रखा है, मतलब गलत तरीके से बंधक में लिया हुआ है, मतलब उसको बंदी बनाया हुआ है, और नोइंगली उसको इंटेंशन है, उसको जानकारी है क्या, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को जिसने एक व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा है, उस व्यक्ति को जिसने कन्फाइनमेंट कर रखी है, उसको जानकारी है, उसको नॉलेज है कि इस व्यक्ति को छोड़ने की, रिहा करने की रिट फ्रॉम द कोर्ट इशू हो गई है, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। और ये 2 साल तक की जेल इन एडिशन रहेगी, इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा रहेगी कि अगर और कोई भी इस चैप्टर के प्रावधानों के तहत, चैप्टर 6 के और भी कोई सेक्शंस अगर अट्रैक्ट होते हैं, वो वाले सेक्शन तो उसको, वो वाली धारा पर तो उसको चार्ज लगाया जाएगा, पर ये एडिशन में रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 5, जिसमें कि एग्जांपल आ जाता है, हम ले लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति था जिसको कि गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिसकर्मी द्वारा, ठीक है। अब पुलिसकर्मी ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है, ठीक है, पुलिसकर्मी ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। अब तो क्या होता है, तुरंत की तुरंत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसके पापा कोर्ट में जाते हैं अगले दिन ही, ठीक है, अगले दिन ही। तो मान के चलिए क्या होता है, चलो पुलिस स्टेशन का एग्जांपल छोड़ते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति जो कि जुडिशियल कस्टडी जिला कारागार में बंद है, ठीक है, और उसके पापा ने उसकी बेल करा दी कोर्ट ऑफ सेशन से, और कोर्ट ऑफ सेशन ने भाई एक लिबरेशन, उसको छोड़ने का बेल ऑर्डर, भाई रिट में बेल ऑर्डर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, एक बेल ऑर्डर कोर्ट ऑफ सेशन ने इशू कर दिया, लेकिन फिर भी जेल सुपरिटेंडेंट उस व्यक्ति को छोड़ नहीं रहा, जिसका लिबरेशन मतलब उसको छोड़ने का ऑर्डर आ चुका है। तो सीधा सीधा क्या होगा, तो जेल सुपरिटेंडेंट ने उस व्यक्ति को, जिसका बेल ऑर्डर कोर्ट ऑफ सेशन से आ चुका है, उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, और यह जानते हुए कि भाई बेल ऑर्डर वो फैक्स हो जाता है जेलों में, जिला कारागार में, अब सीधा वो जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है उसके फैक्स मशीन में आ जाता है, पता लग जाता है कि भाई कौन कौन से मुलजिम की जमानत होगी आज कोर्ट ऑफ सेशन से या किसी भी रिस्पेक्टिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से। तो अब जानबूझकर नोइंगली क्या किया, जेल सुपरिटेंडेंट ने उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं, ठीक है, उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं। अब रूल क्या है कि भाई, रूल क्या है, ठीक है, ये रूल है कि जैसे ही बेल होती है और जैसे ही जो अक्यूज्ड है वो अक्यूज या उसके जो नेक्स्ट टू कीन होते हैं, एनओके होते हैं, वो जैसे ही बेल बॉन्ड या फिर श्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह फर्निश कर देते हैं, तो तुरंत जेल सुपरिटेंडेंट को ऑर्डर चले जाते हैं कि तुरंत उसको छोड़ो, 1 सेकंड भी नहीं रख सकते आप उसको, ठीक है। तो ये क्या किया, जेल सुपरिटेंडेंट ने नोइंगली जानकारी दी कि भाई फाइनल ऑर्डर आ चुका है, सब कुछ इस अक्यूज, इस मुलजिम द्वारा, जिसको मेरे को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, क्योंकि इसने बेल बॉन्ड सब कुछ इसके जानकारों ने, इसके एनओके ने, नेक्स्ट टू कीन ने जमा कर दी है, ठीक है। तो अब जब तो कोर्ट ऑफ सेशन ने फैक्स भेजा है, तो पर वो जेल सुपरिटेंडेंट जानबूझकर उसको नहीं छोड़ रहा, और ये पता होता है कि अब इसकी लिबरेशन बेल ऑर्डर आ चुका है, इसको छोड़ना है। तो अब जैसे ही यही अगर उसको 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी क्या करा, नहीं छोड़ा ना, उसको लेट छोड़ना चाहिए था शाम तक। अब जो आमतौर पर गुड़गांव की जिला कारागार में क्या होता है कि भाई जैसे ही सुबह बेल हुई किसी की, तो 2-3 बजे तक या 4 बजे तक बेल ऑर्डर चला जाता है, जेल सुपरिटेंडेंट भोंसी जेल के पास, भोंसी जेल है गुड़गांव की, उसके जेल सुपरिटेंडेंट के पास हर बेल ऑर्डर जो भी जिसको की छोड़ना है उसको पास 4-5 बजे तक मैक्सिमम पहुंच जाता है फैक्स के थ्रू, ठीक है, गुड़गांव कोर्ट से। अब तो जेल सुपरिटेंडेंट ने जानबूझकर एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिसकी बेल हो गई थी। तो अब तो रूल होता है कि भाई 7-8 बजे तक जो भी उनको और भी
वैसे वो करना है, रिक्वायरमेंट्स है जो जेल सुप्रिटेंडेंट की, वो देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, बस उसको इंतला कर देते हैं, माइक में उसका नाम बोल देते हैं कि आ जाओ भाई तुम्हारी बेल होगी है, तो अपने कपड़े उपड़े लेके भाई गेट से बाहर चला जाता है। तो भाई 7-8 बज जाते हैं, ठीक है, हम भी गए हुए हैं, मतलब गए क्या हुए, हम लेने गए थे एक को, तो 7-8 बज गए थे, ठीक है, शाम के, रात के, तो इतने बजे तक छोड़ना होता। तो अब जेल सुप्रिटेंडेंट ने, मान के चलिए हमारे एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति की कोर्ट ऑफ सेशन से बेल हो गई थी, और उस व्यक्ति की कोर्ट ऑफ सेशन से बेल होकर उस व्यक्ति का बेल ऑर्डर जेल सुप्रिटेंडेंट भौंसी जेल में चला गया था, पर जेल सुप्रिटेंडेंट ने उसको नहीं छोड़ा रात तक भी, अगले दिन छोड़ा सुबह आके, तो वो व्यक्ति जाके कंप्लेन कर देगा ना मजिस्ट्रेट को, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में, या फिर अपनी भौंसी थाने में एफआईआर लिखवाएगा किसकी, कि इस जेल सुप्रिटेंडेंट ने मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया था और मेरा लिबरेशन का ऑर्डर भी आ गया था। तो अब उस जेल सुप्रिटेंडेंट को 2 साल की सजा तो मिलेगी, पर ये 2 साल की सजा इन एडिशन रहेगी, ठीक है, कि क्या इन एडिशन रहेगी, और कोई जो प्रावधान, जो और कोई धारा उस पर लगेगी ना कि उसने और कुछ भी किया था इस व्यक्ति के कन्फाइनमेंट के चलते, ठीक है। तो मान के चलिए उस जेल सुप्रिटेंडेंट ने जिस व्यक्ति का बेल ऑर्डर आ गया था उसको 3 दिन के बाद छोड़ा, तो अब उसको जेल सुप्रिटेंडेंट को धारा नहीं लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, सेक्शन 127 सबसेक्शन 3 के लिए उसको चार्ज नहीं किया जाएगा कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने जानबूझकर नोइंगली एक लिबरेशन रिट, मतलब एक बेल ऑर्डर उसके पास चला गया था कोर्ट ऑफ सेशन से, गुड़गांव वाले से, उसने एक अक्यूज को, मुलजिम को तब भी नहीं छोड़ा, मतलब अपनी जुडिशियल कस्टडी से नहीं छोड़ा, और हालांकि कोर्ट ऑफ सेशन से ऑर्डर आ गया था। अब क्या होगा, तो उसको जेल सुप्रिटेंडेंट को सेक्शन 127 सबसेक्शन 3 के लिए भी चार्ज किया जाएगा, और सेक्शन 127 सबसेक्शन 5 के लिए भी चार्ज किया जाएगा। 2 साल की तो यहाँ मिलेगी, और फिर 3 साल की वहां मिलेगी, ठीक है, कहाँ, सबसेक्शन 3 के तहत, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहता, तो ये था हमारा सबसेक्शन 5, तो ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में सबसेक्शन 5 के साइड में लिख सकते हो जेल सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, जेल सुप्रिटेंडेंट knowingly not releasing accused from judicial custody whose bail order has been came by कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, दोनों इसमें इंप्लाइड है। तो अब इसमें नोइंग मेंसरी आएगा, इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है, एडिशन 2 को भी मार्क कर लीजिए, और 2 साल की सजा को मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 127 का। सबसेक्शन 5 हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 का सबसेक्शन 6, जो कि बताता है whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined, or to the public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as hereinbefore mentioned, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years, in addition to any other punishment to which he may be liable for such confinement, and shall also be liable to fine। तो सबसेक्शन 6 और सेक्शन 127 बस इतनी सी बात बता रहा है कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा है, बंधक में बना रखा है, बंदी बना रखा है, और जिस व्यक्ति ने, जो ऑफेंडर है, जिसने रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा है, वो नहीं चाहता कि क्या उसकी इंटेंशन, जिस व्यक्ति ने रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा है एक व्यक्ति को, उसकी इंटेंशन है, वो नहीं चाहता कि जिस अड्डे पर मैंने इस व्यक्ति को कन्फाइन कर रखा है वो प्लेस सार्वजनिक हो जाए, इसके जो इस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए इंटरेस्टेड है उनको पता लग जाए, ठीक है, उनको पता लग जाए, या फिर पब्लिक सर्वेंट, किसी सरकारी कर्मचारी को पता लग जाए, और वो इस अड्डे पर, मेरे अड्डे पर आ जाए, तो उस व्यक्ति को अब इंटेंशन उसने रखी ना कि एक प्लेस का, मेरे अड्डे का, मेरे खुफिया अड्डे का नहीं पता लगना चाहिए, जिस व्यक्ति को मैंने रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा है उसको तो छोड़ो, उसको जो छुड़वाने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स दर भटक रहे हैं उसको भी नहीं पता लगना चाहिए, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी, किसी पुलिस ऑफिसर को भी नहीं पता लगना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे मेजर्स करता है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है कि उस अड्डे का किसी को भी कानो कान खबर ना हो। तो अब देखिए, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटाई जाएगी, और ये 3 साल तक की जेल भी एडिशन में है, ठीक है, कि एक गुप्त अड्डे पर रखा जिसकी दूर दूर तक भी डिस्कवर ना किया जा सके, मतलब उसकी खोज ना की जा सके उस अड्डे की, तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटाई जाएगी, और ये 3 साल तक की जेल इन एडिशन है। और इन एडिशन किसके है, जो कि उसने वो कन्फाइनमेंट करी है उसके इन एडिशन है। मतलब अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंधक बना लिया और उसको कन्फाइन कर लिया, मान के चलिए 10 दिन के लिए, और 10 दिन के लिए उस व्यक्ति ने, जो ऑफेंडर है, उसने एक व्यक्ति को कन्फाइन किया, कहाँ किया पता है, दमन एंड दीव की हवेलियों में, और ऐसे एक दमन एंड दीव के कोई ऐसे एक खुफिया कमरे में, जिसको कि कोई भी डिस्कवरी नहीं कर सकता।
तो अब 10 दिन तक तो 10 दिन तक किया तो सेक्शन 127 सब सेक्शन 4 का चार्ज उस पर लगेगा। पर ये खुफिया अड्डे में उसने किया ना ताकि किसी की डिस्कवरी ना हो सके। उसकी इंटेंशन ये थी कि मेरे इस अड्डे के बारे में दूर दूर तक किसी को भनक भी ना लग पाए। तो अब उस व्यक्ति को जो उसने अपराध किया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, उसकी तो उसको सजा मिलेगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में उसने 10 दिन से ज्यादा तक उस व्यक्ति को गवर्नमेंट ड्यू की हवेली में रखा, तो उस व्यक्ति को 5 साल तक की जेल तो कटवाई जाएगी। पर खुफिया अड्डे में रखने के लिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो जाए मेरे अड्डे के बारे में, मतलब इस व्यक्ति को जो छुड़वाने के लिए इंटरेस्टेड है उनको, या फिर किसी भी सरकारी कर्मचारी को, तो उसको कितनी 3 साल तक की और एडिशन में सजा होगी। तो मतलब 5 साल वो और 3 साल गुप्त अड्डे में छुपाने के लिए, ताकि डिस्कवर ना हो सके जगह और ना तो किसी पब्लिक सर्वेंट को पता लग सके। तो 5 साल वो और 3 साल 8 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को, ठीक है, ऑफेंडर को। तो ये था हमारा सबसेक्शन 6, ठीक है। तो आप इसमें बस 3 इयर्स मार्क कर लीजिए और इसमें आप मार्क कर लीजिए इन सच मैनर एज टू इंडिकेट मार्क कर लीजिए। और जो डिस्कवर्ड वर्ड है ना, नॉट टू बी डिस्कवर्ड बाय एनी पर्सन, ये आप मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हुआ हमारा सबसेक्शन 6, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 का सबसेक्शन 7, जो कि बताता है whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined। तो जो कोई भी अब गलत तरीके से बंदी बना लेता है, बंधक बना लेता है एक व्यक्ति को, और जो व्यक्ति ऑफेंडर है जो बंधक बनाता है, वो wrongfully उस विक्टिम से, जो विक्टिम है जो कि बंदी बना पड़ा है व्यक्ति, उससे एक्सटोर्ट कुछ मतलब प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना चाहता। तो अब देखिए, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन द पर्सन कन्फाइंड, या फिर जो इस व्यक्ति को एक व्यक्ति ने बंधक बना रखा है, उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है उससे कुछ एक्सटोर्शन मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी लेना चाहता है। अब देखिए, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो मैंने कहा था वही एक्सटोर्शन होती प्रॉपर्टी के लिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनीथिंग इलीगल, या फिर एक व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को रॉन्गफुल गलत तरीके से बंधक कन्फाइन किया हुआ है, वो उसको पर दबाव बना रहा है कि तू कुछ ऐसा काम कर जो कि इलीगल है। मतलब तू मान के चलो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहले पकड़ लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया, फिर उसके ऊपर दबाव बना रहा है कि तू, मैं तेरे को हथियार देता हूं, तू जाके प्रधानमंत्री को गोली मार दे। तो ये क्या किया, वो व्यक्ति प्रेशर बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रेंट कर, अब देखिए, और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच मे फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंधक बना रखा है, कन्फाइन कर रखा है, और बस इस चीज के लिए कि तू कोई जानकारी दे जिस जानकारी से मेरे को किसी अपराध की खबर मिल जाए कि हाँ ये अपराध हुआ था और तूने किया था या तेरे किसी रिश्तेदारों ने किया था। तो अब देखिए, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना लग सकता है, ठीक है, मैंडेटरी, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 5। ये बस ओनली रीडिंग सेक्शन है, तो हम इसमें मार्क कर लेंगे, एक्सटोर्टिंग मार्क कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी मार्क कर लेंगे, कंस्ट्रेनिंग मार्क कर लेंगे, एनीथिंग इलीगल मार्क कर लेंगे, और जो इसमें 3 ईयर की सजा है वो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 127 का सबसेक्शन 7 जो कि हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 का सबसेक्शन 8, ठीक है, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रावधान। आप देखिए, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession। तो जो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुली तरीके से, मतलब गलत तरीके से बंधक बनाता है, बंदी बना लेता है, और जिस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बंधक बनाया हुआ है, तो जो ऑफेंडर है वो उस व्यक्ति से जिसको बंदी बनाया उससे कुछ कन्फेशन, कबूलनामा लेना चाहता है, और एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच मे लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, या फिर एक जो व्यक्ति विक्टिम है जो बंदी बना पड़ा है और जो ऑफेंडर है उससे कोई ऐसी जानकारी लेना चाहता है जो कि किसी ऑफेंस के होने के और ना होने का पता लग सके। अब देखिए, और मिसकंडक्ट, ठीक है, या फिर किसी मिसकंडक्ट, उसने कोई दुर्व्यवहार किया होगा उस व्यक्ति ने जिसको बंदी बनाया होगा, उसने कोई जो क्या मिसकंडक्ट किया था उसकी जानकारी लेना चाहता है। अब देखिए, और फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टेटिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड टू रिस्टोर और टू कोज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर वो व्यक्ति ऑफेंडर है जिसने एक व्यक्ति को बंधक बनाया, रॉन्गफुल कन्फाइन किया हुआ है, वो उस पर दबाव डाल रहा है कि वो उसको मजबूर कर रहा है कि तू एक प्रॉपर्टी बता कि तूने वो प्रॉपर्टी कहाँ रखी हुई है और वो प्रॉपर्टी मेरे को दे दे तू, मतलब मैं उस प्रॉपर्टी पर चला जाऊं और उस प्रॉपर्टी को मैं वापस अपने पास मतलब रिस्टोर कर लूं, मतलब वो प्रॉपर्टी उसी की होगी, किसकी होगी, ऑफेंडर की होगी, और अब जो व्यक्ति बंधक बना पड़ा जिसको कन्फाइंड किया गया उसके पास उसने वो खरीद ली होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो ऑफेंडर है उसको बंदी बना लेता है व्यक्ति को, और उससे बोलता है, उसको दबाव बनाता है कि हाँ जो प्रॉपर्टी में कभी मेरी हुआ करती थी और तो तूने ले ली तो वो कहाँ है, मैं उसको लेके आऊंगा, अपने पास रखूंगा, रिस्टोर के लिए प्रेशर बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की रिस्टोरेशन मांग रहा है वो ऑफेंडर, या फिर वो कोई क्लेम, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कन्फाइन कर रखा है और उस जिस व्यक्ति को कन्फाइन कर रखा है ना उसको कोई क्लेम या फिर उससे कोई डिमांड, कोई मांग कर रहा है, ठीक है।
और टू गिव इन्फॉर्मेशन विच में लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है उसने एक व्यक्ति को कन्फाइन कर रखा है कि तू कोई जानकारी दे जिससे कि मैं एक प्रॉपर्टी जो तेरी जानकारी से मेरे को मिल सकती है वो लेके आ सकूं, ठीक है, इसलिए उसको बंदी बनाया हुआ है, ठीक है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो अब देखिए shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर जो एक व्यक्ति ऑफेंडर एक दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, रोमफुल कन्फाइन कर लेगा, और सिर्फ किस मकसद के लिए, बस कुछ कन्फेशन पाने के लिए, ठीक है, बस कुछ ऐसी जानकारी पाने के लिए कि कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी वो रिस्टोर कर सके अपनी, ठीक है, या फिर कोई मिसकंडक्ट की जानकारी पाने के लिए, कोई ऐसी जानकारी पाने के लिए जिससे कि क्या अपराध हुआ था, इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा और जिसकी जानकारी किसी पुलिसकर्मी को नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए बस बंदी बनाया हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति को, ऑफेंडर को, जो कन्फेशन लेने के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी को पाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए एक व्यक्ति को बंदी बनाते, तो ऐसा करने पर उनको, उस व्यक्ति को, ऑफेंडर को सजा मिलेगी, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 8। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 127 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम सेक्शन 127 के सबसेक्शन 8 में मार्क कर लेंगे ओनली जो ये वर्ड कन्फेशन है, मिसकंडक्ट है, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, तो ये मार्क कर लेंगे, ठीक है, रिस्टोर को मार्क कर लेंगे, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह, क्लेम और डिमांड को मार्क कर लेंगे, ठीक है, और पनिशमेंट को मार्क कर लेंगे 3 साल, ठीक है। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 127 मतलब भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की हमारी लेक्चर यहीं खत्म होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कौन कौन से सेक्शन करवाए, एक बार मैं आपको टैली करवा देता हूँ। सेक्शन 123 मैंने कराया, 124 कराया, 125, ठीक है, 126 और 127 मैंने आपको 5 सेक्शन बाद प्रावधान आज अच्छी तरह से पढ़ा दिए, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में हम सेक्शन 128 से आगे वाले प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर कोई डाउट है इन प्रावधानों के बारे में तो आप मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, और तो मैं आपको ईमेल का रिप्लाई दे दूंगा और आपके डाउट सारे सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।